370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज पहली सरकार का गठन होने जा रहा है। आज उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह को इंडिया ब्लॉक के नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आज जम्मू कश्मीर के लिए खास दिन है। 6 साल बाद उसको अपनी सरकार मिलने जा रही है। 10 साल बाद यहां पर चुनाव हुए, धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज का दिन जब पहली सरकार का गठन होने जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आज उसकी अपनी पहली सरकार होगी। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एक बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर हरियाणा के पंचकुला में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि हरियाणा में सीएम नायाब सैनी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है और तीसरी बार सत्ता में लौटने पर नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब विधायक दल की बैठक में इस फैसले पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सुबह 10 बजे आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक बीजेपी की, जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाएगा नायब सिंह सैनी को दोबारा। हरियाणा के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत, तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा है। प्रियंका गांधी के करियर का यह पहला चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने गांधी परिवार की पारंपरिक सीट यानी कि रायबरेली सीट को चुना था। वायनाड सीट को छोड़ दिया था, जिस पर अब चुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही केरल की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और प्रियंका गांधी अब पहली बार चुनावी मैदान में होंगी। वायनाड में उपचुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ये पहला उनका चुनाव होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। दोनों ही विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पारा भी हाई हो गया है। जिसका इंतजार महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी दल कर रहे थे, वो वक्त आ गया। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। झारखंड की 81 सीटों के लिए पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. उधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का राग छेड़ दिया है।
यहाँ तक कि पेजर अटैक तक का हवाला दिया गया। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। इस्राइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है, तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इस्राइल के साथ। इस्राइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है, इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उनके सवालों का जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा कि जनता मतदान के जरिए सभी सवालों का जवाब देती है। ईवीएम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 100% फुल प्रूफ करार दिया। सवाल का जवाब पब्लिक देती है, वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल पहले से तैयारी कर रहे थे। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन के साथ चुनाव प्रचार में भी तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर पहुंच चुके हैं। पिछले करीब 9 साल में यह पहली बार है जब भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा है। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और छोटी बच्चियों ने फूल देकर विदेश मंत्री का स्वागत किया। पाकिस्तान की मीडिया और वहां के आवाम के बीच एस जयशंकर के दौरे की खूब चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी का समा है, क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है। इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। 9 साल बाद पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर गया है, लिहाजा पाकिस्तान सुपर एक्साइटेड है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसे लेकर भारत का रुख कुछ नरम पड़ सकता है। भारत के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की पहल हो सकती है। इसीलिए जयशंकर के दौरे को लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा है। दरअसल मौका है पाकिस्तान में एससीओ समिट का, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत से द्विपक्षीय बातचीत के लिए पलके बिछाए खड़ी है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पाकिस्तान दौरा बहुपक्षीय बैठक के लिए है, न कि द्विपक्षीय बैठक के लिए। खुद एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर पिछले हफ्ते कहा था कि ये दौरा एक क्षेत्रीय समिट के लिए है। मैं पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, मैं एससीओ के एक अच्छे सदस्य के तौर पर जा रहा हूं। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत से साफ इंकार कर दिया है। फिर भी पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार खड़ा है कि अगर भारत ने द्विपक्षीय बातचीत का इशारा भी किया तो शहबाज सरकार फौरन टेबल पर बैठ जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि अभी भारत से द्विपक्षीय बातचीत को लेकर कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर भारत द्विपक्षीय बातचीत के लिए अनुरोध करेगा तो हम इस पर विचार करेंगे। जयशंकर के पाकिस्तान दौरे से दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधरने की बहुत उम्मीद नहीं की जा रही है। इसीलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ चाहते हैं कि एस जयशंकर की जगह पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने आए। इसीलिए पाकिस्तान सरकार की ओर से पीएम मोदी को न्योता भेजा गया था, लेकिन जब पाकिस्तान दौरे के लिए एस जयशंकर के नाम का ऐलान हुआ तो नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में आते तो ज्यादा अच्छा होता। एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे पर पाकिस्तान की मीडिया में क्या चर्चा है और भारत पाक मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं, ये जानने से पहले पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है ये जान लीजिए। एस जयशंकर के दौरे को लेकर पाकिस्तान की आवाम गदगद है
और दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद पाले बैठी है। पाकिस्तान के लोग खुलकर कह रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की दोस्ती होना फख्र की बात होगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़े होगी हमारे लिए फख्र का पॉइंट है। हम एक इंडिया की बात करते हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक बटन दबाएंगे, इंडिया का ये हो गया। इंडिया हमसे बहुत ऊपर चला गया। पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुलती है, बॉर्डर खुलते हैं, तो क्या मुल्क के कारोबार को कोई बूस्ट मिलेगा? 100% क्यों नहीं, क्योंकि हमने ना अपनी इमेजिनेशन में उनको दुश्मन मान लिया हुआ, दुश्मन है नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ना अपनी न्यूज़ चैनल की रेटिंग्स वगैरह को बढ़ाने के लिए इंडियंस और हम खुद भी, तो हमने ये ना सिर्फ एक दुश्मन बना लिया हुआ है नहीं है ऐसा कुछ भी। इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो यूएस से चाइना से चीजें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, तो अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है। तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़कर उनको गले लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा और होना चाहिए। ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम यही चाहती है कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हों, फिर से ट्रेड हो, जिससे उनके मुल्क में खाने पीने की चीजों के दाम कम हों। टमाटर और प्याज जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पाकिस्तानी लोग अभी भी भारत की तरफ ही देख रहे हैं। अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यकीन से कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है। मेरी 67 एज हो गई है, लेकिन तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देखा। ये इनकी आपस में सुलह सफाई होनी चाहिए। हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि लड़ने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम एक साइड से देखें, हम पाकिस्तान इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते। हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अगर तो वहाँ के लोग हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर मिल रहे हैं, अगर तो हमारा इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है तो वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खंड ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल ARY न्यूज से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को एस जयशंकर का खुले दिल और दिमाग से स्वागत करना चाहिए। इस वक्त अगर इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि वो जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल की कॉन्फ्रेंस में हेड ऑफ अपना प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेज रहे, लेकिन एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त तक यकीनन इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के टिप्पणीकार कमर चीमा ने जयशंकर के दौरे पर कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए, जो कि भारत ने करने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने इस मौके को मिस किया। यानी पाकिस्तान के आम नागरिक से लेकर नेता और एक्सपर्ट भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एस जयशंकर को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिए, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को संदेश साफ है कि आतंकी साजिश और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती। बिहार के रोहतास में एक माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने एक स्कूली टीचर पर छेड़खानी के आरोप लगाए।